नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी पाठशाला में। आज की कक्षा में हम जारी रखेंगे क्षितिज भाग 2 का पाठ एक कहानी यह भी, जिसमें मन्नू भंडारी ने आत्मकथ्य कहते हुए अपने जीवन में दो व्यक्तियों के प्रमुख प्रभाव को स्वीकारा है, एक पिता और दूसरी शीला अग्रवाल जो उनकी प्राध्यापिका रही। उस समय के सामाजिक जीवन की ओर भी उन्होंने संकेत किया है। अड़ोस पड़ोस कैसा होता था, पड़ोस कल्चर के बारे में, पड़ोस में रहने वाले लोगों के हाव भाव, उनकी बातें, उनका व्यवहार आचरण, उन पर कितना प्रभावित सबका पड़ा, इसके बारे में। तो पाठ के लगभग अंत तक हम पहुंच गए हैं, तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। सन 47 के कई महीनों में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। जो शीला अग्रवाल उनकी प्राध्यापिका थी, कॉलेज वालों ने उन्हें नोटिस दे दिया कॉलेज से निकालने का। आरोप क्या लगाया? आरोप लगाया कि लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में आपको इस कॉलेज से निकाला जाता है। तो कॉलेज ने आरोप लगाया कि ये जो लड़कियों को भड़काती हैं और कॉलेज में जो अनुशासन है इनकी वजह से ख़राब हो रहा है, तो उन्हें नौकरी से निष्कासित किया जाता है। जब यह प्रश्न आए तो इसमें यही लिखना है, प्रिंसिपल वाला जो लेखिका से संबंधित प्रसंग है वह न लिखा जाए। बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। इस बात को लेकर हुड़दंग ना मचे कि कोई शोर शराबा ना हो, कि लड़कियां फिर से सड़कों पर ना उतर आएं, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। रोक लगा दी गई। वही 2-3 लड़कियां जिनके इशारे पर सारे कॉलेज की लड़कियां बाहर आकर हड़ताल करती थी, तो उन तीनों लड़कियों को 3rd ईयर में एडमिशन देने से मना कर दिया गया कि इस बार क्लासेस लगेंगी ही नहीं। अब हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। कॉलेज में एंट्री नहीं थी तो कॉलेज के बाहर रहकर हड़ताल की, उतना ही शोर शराबा किया और परेशान होकर अंत में कॉलेज वालों को हमें एडमिशन देना ही पड़ा। लेखिका कहती है कि जो लड़कियों को एडमिशन मना ही थी उनके लिए उन्हें क्लास खोलनी ही पड़ी। जीत की खुशी, वो सब बहुत खुश थी कि हमारी जो इच्छा थी 3rd ईयर में जाने की वह पूरी हुई है, हम कॉलेज से जीत गई हैं। पर सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने वह खुशी बिला गई, अर्थात छोटी पड़ गई। कि सामने जो बहुत लंबे समय से जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे सभी, उस खुशी के सामने, कौन सी खुशी? देश की आज़ादी की खुशी कि 15 अगस्त 1947 का दिन आया और भारत आज़ाद हुआ। तो उस खुशी के सामने 3rd ईयर की क्लासेस खुलने की खुशी थोड़ी छोटी पड़ गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। तो यहाँ पर पाठ का अध्ययन हमारा पूर्ण होता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? इसमें वही दो व्यक्ति प्रमुख रूप से जो हम अनेक बार जिस पर चर्चा कर चुके हैं। पहले हैं उसके पिता, उनका प्रभाव पड़ा 3 रूपों में, कुंठा के रूप में, प्रतिक्रिया के रूप में, प्रतिछाया के रूप में। तीनों के बारे में आप उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। कुंठा वाले में आएगा सुशीला वाला संदर्भ कि पिता सुशीला से उसकी बड़ी बहन से तुलना करते थे, उसे श्रेष्ठ सिद्ध करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे, जिस कारण लेखिका के मन में गांठ बैठ गई, अपने आप को वह हीन मानने लगी, हीन ग्रंथि ने उसके मन में जन्म ले लिया। फिर प्रतिक्रिया कि पिता के व्यक्तित्व में ऐसी बातें थी जो कहते थे लेकिन करना उसके विपरीत चाहते थे, जैसे कि हमें देश के बारे में जागरूक रहना चाहिए, जानना समझना चाहिए कि क्या हो रहा है, लेकिन वो इस साथ में ये भी चाहते थे कि आज़ादी की यह सीमा केवल घर की 4 दीवारी तक हो, लड़कियों के लिए घर से बाहर ना निकलें। तो यहाँ पर फिर लेखिका उस बात को नहीं मान पाती थी, तो ये प्रतिक्रिया हुई। पिता जो कहते थे अगर उसे अनुचित लगता था तो वह विरोध करती थी, चाहे वह आज़ादी का मामला हो या विवाह का। उसकी पिता से जो है वैचारिक मतभेद ही रहा, तो ये प्रतिक्रिया में आएगा। फिर प्रतिछाया, प्रतिछाया में जो पिता के गुण अवगुण हैं वो लेखिका को अपने अंदर दिखाई देते हैं। पिता में नेतृत्व क्षमता है, वर्चस्व वाला व्यक्तित्व है, वही लेखिका में भी है। शक का गुण पिता में है, लेखिका भी अपने भीतर पाती है। नेतृत्व क्षमता पिता में भी है, वो लेखिका में भी दिखाई देता है। तो अतः ये तो हुए पिता के प्रभाव लेखिका पर। दूसरा जो व्यक्तित्व है वह है प्राध्यापिका, हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल। उन्होंने लेखिका पर किस तरह से प्रभाव डाला? सबसे पहले तो जो लेखिका को पढ़ने का शौक़ था, उस शौक़ को चयन करके पढ़ना सिखाया कि किताबों को छांटो और फिर पढ़ो।
लेखकों की अहमियत सिखाई कि लेखक का किसी भी रचना में क्या महत्व होता है। किताबें उन्होंने चुन चुन कर पढ़ने को दी और उनके साहित्य का दायरा, लेखकों का दायरा बढ़ाया और जो लेखिका के जो रुझान थे, रुचि थी, दूसरे लेखकों की तरफ बढ़ती चली गई। दूसरा, उन्होंने किताबों के साथ लेखकों के महत्व के अलावा सक्रिय योगदान के लिए प्रेरित किया आज़ादी के आंदोलन में, कि सिर्फ बातें करने से, कक्षा में या घर में बैठकर बोलने से कुछ नहीं होगा। देश की आज़ादी के लिए हमें सड़कों पर उतरना होगा। और प्रभावित हो लेखिका भी हड़तालें, नारे, जुलूस आदि में शामिल होने लगी। तो ये उन दोनों का प्रभाव उस पर दिखाना है। अगला प्रश्न है, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? रसोई क्या होता है? जहाँ चूल्हा जलता रहता है, चूल्हे में खाना पकता है। अब खाना पकाना है, तीनों समय का कार्य है, तो लगभग जो स्त्री है, घर की गृहिणी जो है, उसका बहुत सारा समय वहीं पर चला जाता है। अगर उसके अपने शौक या रुचियाँ हैं तो उसके लिए उससे बहुत कम समय मिलता है या मिलता ही नहीं है। तो पिता जो है नहीं चाहते हैं कि लेखिका रसोई घर में जाए। पिता के अनुसार जो क्षमता होती है लड़की में या उसकी जो प्रतिभाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं उसी भट्टी में। क्यों? क्योंकि उसे निखारने का समय ही नहीं मिलता। अतः वे रसोई को भटियार खाना कहते थे और लेखिका को रसोई घर से दूर रहने की बात कहते थे। अगला प्रश्न है, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आँखों पर विश्वास हुआ और न ही अपने कानों पर? वह घटना थी कि एक तो प्रिंसिपल का जो कॉलेज से पत्र आया था कि आप आएँ और मिलें और कि आपकी बेटी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, क्यों ना करे कॉलेज। ये जब आया तो बड़े क्रोध में वो जाते हैं, जब लौटते हैं तो बड़ी प्रसन्नता के साथ, गर्व के साथ। और फिर पूरी घटना पता चलती है कि वो इस बात से गर्व से फूले नहीं समा रहे हैं कि उसके इशारे पर लड़कियां क्लास छोड़कर बाहर आ जाती हैं। उनकी बेटी का दबदबा है, रोब है। तो ये चीज़ें पिता शुरू से ही चाहते हैं कि व्यक्ति को विशिष्ट बनकर जीना चाहिए। तो एक तो यह घटना थी। और दूसरी घटना, जब वह शहर के चौराहे पर भाषणबाजी कर रही थी और पिता के जो मित्र हैं वो जब उसके आने पर बहुत तारीफ़ करते हैं तो उस समय पिता गर्व से भर उठते हैं। लेकिन जब माँ बताती है कि पूरा दिन से ये बहुत गुस्से में थे इस बात से, क्योंकि कोई पड़ोस का कोई व्यक्ति इन्हें कह कर गया था कि आपकी बेटी ऐसा ऐसा कुछ कर रही है, तो पिता क्रोध में थे। और अब उसे लगा कि पिता तो इतने प्रसन्न हो गए हैं अम्बालाल जी के सामने। तो ये दोनों घटनाएं वो हैं जिन्हें सुनने पर लेखिका को न कानों पर विश्वास हुआ, न ही अपनी आँखों पर। अगला प्रश्न है, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। फिर से वही जो हमने पहले प्रश्न में किया था कि दोनों की विचारधारा जहाँ मेल नहीं खाती है, लेखिका स्वतः जो का त्यों पिता की बातों को स्वीकार नहीं करती है, विरोध करती है। चाहे वो उसके विवाह का मामला है, चाहे घर में ही सीमित रहकर देश के बारे में जानने का है, चाहे पिता उसे भाषणबाजी से रोकना चाहे, सड़कों पर नारे लगाती लड़की के रूप में नहीं देखना चाहते, लेकिन लेखिका के लिए सब बर्दाश्त करना आसान नहीं है। तो वह विरोध करती है कि मुझे सक्रिय योगदान देना है तो देना है। तो इस तरह से दोनों की वैचारिक टकराहट रहती है। 5वां प्रश्न है, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए, कि जो आज़ादी का आंदोलन था, इस पाठ से संकेत लेते हुए बताना है कि उस समय कैसा वातावरण रहा होगा और उसमें मन्नू की भूमिका, की मन्नू ने आज़ादी के आंदोलन में क्या भूमिका निभाई। तो इसमें संकेत भी किया है कि हर शहर में यह चरित्र था कि हर जगह जुलूस होते थे, प्रभात फेरियाँ, हड़तालें, नारेबाजी हर जगह होते थे। और जो मन्नू का उसमें योगदान है कि उसने भी सक्रिय योगदान लिया, कॉलेज से शुरुआत की, सड़कों पर वह भी उतरी, लड़कों के साथ नारेबाजी की, भाषणबाजी की। तो इस तरह से उसने देश के आज़ादी के आंदोलन में अपना योगदान दिया। अब आते हैं रचना और अभिव्यक्ति पर। 6ठा प्रश्न है, लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा और पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की 4 दीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी ही हैं या बदल गई हैं? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ आस पड़ोस में कैसा माहौल है, उसके आधार पर आपको बताना है। तो पहले तो हम संक्षेप में लिखेंगे लेखिका से संबंधित कि उस समय भी थोड़ा सा फ़र्क तो रहता ही था कि लड़कियों को बहुत दूर तक जाने की छूट नहीं थी, लड़के वही कहीं भी जाकर खेल पाते थे।
लेकिन लेखिका, उसकी बहनें या उसकी सहेलियाँ घर तक ही सीमित रहती थी। पर हाँ, घर का दायरा पड़ोस तक जाता था कि पड़ोस के घरों तक जाने की उन्हें छूट थी, उससे बाहर जाने की नहीं। आज स्थितियों में बदलाव आया है, बिल्कुल आया है। खेलने के लिए लड़कियां देश विदेश में पता नहीं कहाँ कहाँ जाती हैं, हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं, लेकिन सबके साथ ऐसी स्थिति हो ऐसा भी नहीं है। हर जगह स्थिति नहीं बदली है, बल्कि आजकल तो नैतिक मूल्यों का पतन इतना हो गया है कि किसी रिश्तेदार या घर के अपने ही परिवार के किसी दूसरे घर में अगर हम बच्चे को छोड़ें तो हम सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, हमें सावधानी रखनी पड़ती है। तो स्थितियों में बदलाव निश्चित रूप से आया है, कुछ सकारात्मक हैं तो कुछ नकारात्मक हैं। तो दोनों को आप विस्तार देते हुए अपने प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। 7वां प्रश्न, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। पहले तो इसमें हम बताएंगे आस पड़ोस का क्या लाभ होता है। अगर पड़ोस में हमारी अच्छी बनती है, लोग अच्छे हैं, तो उससे हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होगा। ये है कि हम सुरक्षित महसूस करते हैं, कोई अचानक किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम अपने पड़ोस में जा सकते हैं। मान लो घर पर कोई व्यक्ति हमारे अपना नहीं है, कोई बीमार हो गया, अचानक किसी को लेकर जाना है, तो हम पड़ोसी से मदद ले सकते हैं और वह भी तैयार रहते हैं। तो पड़ोस में रहने के बहुत लाभ होते हैं। अगर हमें कहीं बाहर जाना है, देर से आना है, तो हम पड़ोसी को फ़ोन करके या इत्तला करके कह भी सकते हैं कि हमारे बच्चे की तब तक हम आए, आप देखभाल कर सकते हैं। तो ये आएगा आस पड़ोस का महत्व में। फिर महानगरों में जो लोग रहते हैं वे इस कल्चर से प्रायः वंचित रह जाते हैं, उन्हें लाभ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, ये 3 बातें पाठ में आ चुकी हैं। क्योंकि एक तो हम सीमित दायरे में रहते हैं, संकुचित हो गए हैं, केवल अपने तक सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमारी क्या इच्छा है, हमें दूसरों से मिलना पसंद नहीं है, हमारा जीवन है अपने अनुसार जिएंगे। या फिर जीवन भी भाग दौड़ का हो गया है, तो हमें अड़ोस पड़ोस में जाने का, उनके बारे में सोचने का अधिक समय ही नहीं मिलता। तो हम सीमित रह गए हैं अपने तक। संकुचित सोच हो गई है कि हमारे जीवन में दूसरा क्यों दखल दे। असुरक्षित महसूस करने लगे हैं, क्योंकि जब आना जाना ही नहीं है, हम दूसरे को समझते ही नहीं हैं, अगर हम उसके सुख दुख में शामिल नहीं हैं तो दूसरा क्यों होगा। तो ये पड़ोस कल्चर से महानगरों के लोग वंचित रह जाते हैं। अगला प्रश्न है, लेखिका द्वारा पढ़े गए उपन्यासों की सूची बनाइए। जो उसमें नाम उसमें आए हैं, चाहे नदी के द्वीप है, सुनीता है, शेखर एक जीवनी है, चित्रलेखा है, तो उनकी सूची बनाइए और उन उपन्यासों को अपने पुस्तकालय में खोजकर, अगर आपको वहाँ उपलब्ध होते हैं तो आप पढ़िएगा। आप भी अपने दैनिक अनुभवों को डायरी में लिखिए कि आपका जो दिन भर में जो आपको एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, डायरी के रूप में आप अपनी व्यक्तिगत डायरी में लिखें। फिर प्रश्न आता है भाषा अध्ययन का। इस आत्मकथ्य में मुहावरों का प्रयोग करके लेखिका ने रचना को रोचक बनाया है, क्योंकि मुहावरों से रोचकता और सजीवता आ जाती है किसी भी भाषा में। तो इसमें भी उसने अनेक जगह मुहावरों का प्रयोग किया है। तो रेखांकित मुहावरों को ध्यान में रखकर कुछ और वाक्य बनाइए। तो पहले में उसने लिखा है, इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अर्थ में बताती हूँ, वाक्य आप स्वयं बनाएंगे। लू उतारना, अपमान करना, बेइज्जती करना। वे तो आग लगाकर चले गए, उनके क्रोध भड़का कर चले गए। क्रोध भड़काना, तो वाक्य आप स्वयं बनाएंगे। वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारा दिन भभकते रहे। आपको अन्य वाक्य बनाना है। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। इसका अर्थ भी वही है, बेइज्जती करना या अपमान करना। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला। आग लगाकर जाना, क्रोध भड़काना, आग बबूला, क्रोधित होना। अब जो है पाठ्येतर सक्रियता है, इसके साथ आपको जो आप खेल खेलते रहे हैं उससे संबंधित गतिविधि दी गई है कि उसमें आप कौन से शब्द प्रचलन में हैं जो आप खेलते रहे हैं, या फिर कोई अच्छी सी पुस्तक है, लेखिका का उसमें परिचय हो और उसकी कोई पुस्तक आपने पढ़ी है तो उसके बारे में लिखें। या स्वतंत्रता आंदोलन में जो महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही, जो आज़ादी के आंदोलन में भारतीय महिलाओं ने योगदान दिया, उनमें से किसी एक के बारे में आप जानकारी प्राप्त करके लिख सकते हैं, प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। इनमें से जो आपको अच्छा लगे आप उसकी एक की जो है प्रोजेक्ट उस पर बना सकते हैं। तो यह पाठ यहीं संपूर्ण होता है। अगले पाठ के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।